Good morning, kids. Today we came with the topic how to read the inorganic chemistry. So in the sequence we will come with the physical and organic both. तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि अगर किसी ने वीडियो के अंदर तुमसे कहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 मिनट में कैसे पढ़े और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10 मिनट में कैसे पढ़े, तो ये सब परियों की ज़माने की कहानियाँ हैं, सपनों की कहानियाँ हैं। हकीकत में कुछ नहीं हो सकता, बिना मेहनत करे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक बेहतर ऑर्गेनाइज तरीका है। तो हम तुम्हें सिर्फ ये बता सकते हैं हाउ टू ऑर्गेनाइज योर स्टडी। तुम 5 मिनट पढ़ के 50 नंबर ले आओ, ऐसे जादूगरी ना तो हमने सीख रखे ना तुम्हें सिखा सकते। तो इनऑर्गेनिक के अंदर में क्या है, इनऑर्गेनिक के अंदर में कुछ तो लोगों ने माहौल बना रखे, जैसे तुम्हें कहेंगे इन सारे सॉल्ट्स के कलर याद कर लो। अच्छा, कितने सॉल्ट्स हैं? यही कुछ 200। अच्छा, मतलब फालतू का समझ रखा है क्या? 200 सॉल्ट के कलर याद कर लो। किसी के ब्राउन है, किसी के डीप ब्राउन है, किसी के रेड है, किसी के लाइट रेड है। अब ये बैठ के याद कर रहे हैं, क्या फ़ायदा? कौन से ज़माने में आए थे आखिरी बार ये सारे सवाल? तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, क्या वो ट्रेंड के अंदर है क्या। तो अगर एक किसी चैप्टर के नाम ले ले तो वो चैप्टर है सॉल्ट एनालिसिस। प्रैक्टिकल्स वगैरह में ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के डेट में एंट्रेंस के अंदर में सॉल्ट एनालिसिस करके इनके आप कलर बता दो, इनके आप मेल्टिंग पॉइंट बता दो, इनके आप बॉइलिंग पॉइंट बता दो, ऐसे सवाल अब के डेट में तो नहीं आते। ठीक है, जिस ज़माने में आया करते थे उस ज़माने में आया करते थे, आज नहीं आते। तो आपने क्या करना भाई, इन टॉपिक्स को जो एक फोबिया से क्रिएट करते हैं, जो एक मोनोटोनस कंडीशन क्रिएट करते हैं, उन टॉपिक को अवॉइड करना है। दूर से नमस्ते भाई, आप अपने घर चले जाओ, हमें ज़रूरत ही नहीं उस चीज़ की। तो फिर तुम्हें करना क्या है? तो एक बात ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक पढ़ो, फिजिकल पढ़ो या इनऑर्गेनिक पढ़ो, पढ़ने के ना 2 तरीके होते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट 2 होते हैं। एक तरीका होता है टाइम पास का। तो अगर अपन 7 बजे पेज नंबर 11 पे होते हैं और रात 11 बजे पेज नंबर 11 पे ही होते, किसी ने पूछा क्या कर रहे, कहते ध्यान से पढ़ रहे। इतने ध्यान से पढ़ के अपने कैरियर का बैंड नहीं बजाना। तो हमें क्या करना है, ये तो टाइम पास करने का तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, हमें सीखना होता। अगर आप सीखने के मूड में हैं तो पढ़ने का तरीका ये है कि तुमने बहुत फास्ट पहला पेज पढ़ा, बहुत फास्ट पढ़ा पहला पेज, और कॉपी बंद कर दी, बुक बंद कर दी, और खुद से पूछा इस पहले पेज के अंदर जो हमने चीज़ें पढ़ी ना, 3 बातें लिख कर दिखाओ। तुम ध्यान रखना, सफोकेट हो जाओगे कई बार। तो तुम 3 बातें भी नहीं लिख सकते कि उस पेज के अंदर तुमने वो 3 कौन सी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी। हमें भी किसी ने ये ट्रिक सिखाया था और हम आज भी इसी वाले ट्रिक को इस्तेमाल करते। ये बहुत ही कारगर तरीका होता है। आपने बहुत फास्ट पढ़ा, दिमाग के अंदर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं आई, और तुम इसे ऐसे समझ सकते कि जब अपन 40 किलोमीटर की स्पीड में बाइक चला रहे होते तो दाएं बाएं देख सकते, ऊपर नीचे देख सकते, कुछ बातें सोच सकते, गाने गुनगुना सकते। लेकिन अगर यही 100 किलोमीटर की स्पीड में भाग रहे हो तो किसी चीज़ के लिए कोई स्पेस नहीं होता, क्योंकि अगर हमने ऐसी बेवकूफ़ियाँ करी तो अगले मोमेंट में या तो हॉस्पिटल में होंगे या फिर किसी और जगह पे हो सकती है। तो जब हम बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाई कर रहे होते तो ब्रेन काफ़ी फोकस्ड होता है, और हमें इसी ब्रेन की इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, फास्ट पढ़ो, तेज़ी से पढ़ो, और फिर खुद से पूछो इसमें तुमने कौन सी 3 बातें सीखी। क्योंकि यहाँ पर हम किसी रामकथा के अंदर बैठे तो है नहीं कि आखिर में तालियाँ बजानी है फिर उठ के चले जाना है। तो पहली बात क्या है, तुमने पढ़ा। अब अगली बार जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है चलो इसने अगली लाइन क्या कही होगी, इसने अगली लाइन क्या लिखी होगी, इसने अगली लाइन क्या लिखी होगी। आपके दिमाग के अंदर इस बात के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए कि इसने अगली लाइन क्या लिखी होगी, इसने अगली लाइन क्या लिखी होगी। तो जब तुम इस माइंडसेट के साथ पढ़ो ना कि तुम ये प्रिडिक्ट कर सको कि इसने अगली लाइन क्या कही होगी, तो तुम ब्रेन के साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो उस चैप्टर के अंदर। तो मेरी पहली पॉइंट का ये मतलब था। दूसरी पॉइंट हमने थोड़ी डिटेल्स में लिख रखी है। तुम्हें क्या करना है, एक नोट्स बनाने हैं। तुम उसे बाद में एक्सेल की सीट पे बना सकते, किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर बना सकते, या पहले तो पेपरों के ऊपर बना लिया करो। जैसे तुमने एक बार लिखी बॉन्ड ऑर्डर, इसे निकालते कैसे, और बॉन्ड ऑर्डर के एप्लीकेशंस क्या क्या है, क्या इसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है क्या। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है, तो CO तक का तो ठीक है, लेकिन CO पॉजिटिव के बॉन्ड ऑर्डर 2.5 या 2 की जगह पे 3.5 होते हैं। CO की बॉन्ड एनर्जी और CO पॉजिटिव की बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड ऑर्डर है उसके अंदर डिफरेंसेस है। जो हमने ट्रेडिशनली पढ़ रखा है उसके हिसाब से इसके बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जानी चाहिए, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता। लेकिन फैक्ट ये होता है कि इसकी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाती है, 0.5 यूनिट बढ़ जाती है। तो हमें ये जो बॉन्ड ऑर्डर के एक्सेप्शन है, हमने पहले सीखा बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे, फिर हमने बॉन्ड ऑर्डर के एप्लीकेशन सीखे, और फिर हमने ये देखा कि इनके कुछ एक्सेप्शन है क्या। हमारे सिलेबस के अंदर एक्सेप्शन है CO पॉजिटिव। वैसे ही हमने क्या करा, जितने भी पीरियडिक ट्रेंड है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एसिडिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर है, इन सबको एक बार में पढ़ा। और हर बार जैसे P ब्लॉक स्टार्ट करा तो वापस फिर से इन ट्रेंड को नहीं पढ़ना।
तुम्हें क्या करना है, उस वाले टॉपिक के ऊपर सपोज तुमने ऑर्थोबोरिक एसिड देखा, तुम्हें ये देखना है कि भाई जो तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल की इन्फॉर्मेशन है, बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस H3BO3। तो हमें ऐसा करना है, हमें मॉलिक्यूल्स के नाम लिखने के बाद हमारे पास खुद उससे जुड़ी कौन सी जानकारियाँ हैं उसे एक पेपरों के ऊपर लिखना है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम एक बढ़िया ट्रैक के ऊपर है, हम सीखने वाले माइंडसेट के अंदर है, ना कि टाइम पास करने वाले माइंडसेट के अंदर है। तो ये जो सॉलिबिलिटी का ट्रेंड है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तुम देखोगे इनमें से कोई भी सीट एक पेज से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि फैक्ट्स उतनी है, उनके एप्लीकेशन 1000 हो सकते हैं। फैक्ट्स वही है, फैक्ट्स वही 3 4 5 फैक्ट्स है, 105 एलिमेंट्स है, ये अलग सी बात है। 105 फैक्ट्स नहीं है, फैक्ट्स तो हमारे पास 2-3 फैक्ट्स ही है। तो हमें उन फैक्ट्स को कलेक्ट करना है, उनके एक्सेप्शंस लिखने हैं, उनके नॉर्मल एप्लीकेशंस लिखने हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बिना इसके तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ना सिंपल सॉल्ट के कर सकते, ना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के कर सकते। यहाँ से ही हम फाइंड आउट करते हैं कि कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। यहाँ से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कम होगी, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, कम होगी, वो पोलर होगा, प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा। तो ये जो एक बंच ऑफ द इंफॉर्मेशन है, ये हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये चीज़ें तुम्हें हर एक जगह अप्लाई करनी है। इसके साथ ये जो अगला पार्ट हमने लिख रखा है, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स, इसमें तुम देखोगे हाइपो, पायरो, ऐसे कुछ एक नाम आते हैं, हाइपो, पर, मेटा, ऑर्थो। तो ये जो नाम है ना, ये इन नामों के पीछे एक लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि किसी के दिल में कुछ भी आया उसने रख दिया। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग से बात देख लो, ये ऑर्थो और मेटा में क्या रिलेशनशिप है। ऑर्थो वाले कंपाउंड से हम पानी बाहर निकाल सकते हैं, और उससे जो एसिड जनरेट होती है उस वाली एसिड का नाम मेटा रखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमने यहाँ पे H3BO3 ले रखा है, इसका नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या नाम है भाई? ऑर्थोबोरिक एसिड। यहाँ से हमने पानी बाहर निकाल दी, अब ये क्या बना? HBO2। अब ये होल N में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये HBO2 का नाम रखा मेटा बोरिक एसिड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रिक है, ये हमें याद रखने हैं। और यहाँ पे जितने भी लिख रखे हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि हाइपो किसे कहते हैं, हाइपर किसे कहते हैं, पर किसे कहते हैं, इक किसे कहते हैं, अस किसे कहते हैं। तो ये जो पार्ट है इसे हमें याद रखना है। ये नहीं कि हर एक कंपाउंड के साथ अपन फिर से स्ट्रगल करने लगे, किसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, इसमें बॉन्डिंग कहाँ पे होगी। भाई एक बार ही आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो गई, और आपको बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना है, कोई नई सी बात नहीं आ रही इसके अंदर में। ये जो अपना MOT, VBT, CFT है, इसके ऊपर आपको तुम्हारे पास एक कंफर्टेबल कमांड होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर वाली पार्ट को देख ले, तो स्ट्रक्चर वाली पार्ट इन्हीं 3 में से किसी एक से या किसी एक से ज़्यादा से डील होती है। तो वो तुम्हें S ब्लॉक से स्टार्ट करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक, अगर तुमने एक बार में नहीं पढ़ाई करी तो तुम उसे बार बार वही टॉपिक पढ़ रहे, उससे बढ़िया है इन्हें स्ट्रेच पढ़ लो, and try to impose this information on each and every molecule you counter during your preparation। और हमें एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करना है। इनऑर्गेनिक में सबसे बढ़िया सी चीज़ क्या होती है, हमें एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करना है। अगर तुम्हें वो कह रहा कि चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्युबल है और कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में तुम क्या कहते, तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्युबल है तो उसके कॉम्परेटिवली मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, उसके कॉम्परेटिवली बेरियम ऑक्साइड सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, उसके कॉम्परेटिवली सोडियम ऑक्साइड सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। तो उसने हमें एक सॉल्ट के बारे में दे रखा है, हमें उसके ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट जो कंपाउंड्स बन सकते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ट्रेंड को खुद से प्रेडिक्ट करना है। एक बार क्रॉस चेक करो बुक से, अगर वो चीज़ें सही है तो फिर बढ़िया है, अदरवाइज अगर वो एक्सेप्शन है तो हमें उसे याद करना होगा। और ये जो एनालिटिकल अप्रोच है, ये तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता, ये हमें खुद से सीखना होता है। डाटा कोई भी तुम्हारे ब्रेन के अंदर डाल सकता है, लेकिन वो डाटा प्रोसेस कैसे करना है ये तुम्हारा राइट है। तो तुम्हें अपने उस राइट का इस्तेमाल करना है और ये देखना है कि भाई इन चीज़ों को, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे शॉर्टकट वे में, जो इन्फॉर्मेशन हाइपोक्लोरिक एसिड के ऊपर एप्लीकेबल है वो इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हाइपोब्रोमिक एसिड के ऊपर भी एप्लीकेबल है। इसके लिए तुम्हें अलग से आधे घंटे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें एनालिटिकल अप्रोच का इस्तेमाल करना है, और ये तुम कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे अपन जब छोटे थे ना, तो
हमने एक बार एक क्लास में सवाल पूछा था कि भाई अगर बिरबल इतना ही ज़्यादा अक्लमंद इंसान था तो उसने अपने देश के फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करा। ये अलग बात है, हमें क्लास से बाहर निकाल दिया। लेकिन इससे ये तो मालूम होता है ना क्या जबरदस्त एनालिटिकल स्किल है, क्योंकि ये बात मेरी कभी डाइजेस्ट नहीं होती थी कि अगर कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो फिर किसी दूसरे आदमी के साथ हमारे देश को गुलाम बनाने में उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। और हमें क्या करना है, हर वो चीज़ जो प्योर मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं और जो कभी 5-1 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले एग्जाम के अंदर आ गई थी, वैसी चीज़ों को अवॉइड करना है। मैंने तुम्हें स्टार्ट में ही कहा था कि 200 सॉल्ट के कैलोरी याद करने का कुछ मतलब नहीं बनता, 50 सॉल्ट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली याद करने का कोई सेंस नहीं बनता। इसके बाद जैसे तुम देखोगे कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर सेकेंड पीरियड के लिए है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए कोई भी एबनॉर्मलिटी है, जैसे उसने कहा कि BF6 3 नेगेटिव डजंट फॉर्म, तो कोई भी हो वहाँ से लेकर आप आखिर तक चले जाओ, वो तुम्हें कहे कि SF6 तो बनता, OF6 नहीं बनता, IF7 तो बनता है लेकिन FI7 नहीं बन रहा, तो इनका क्या पर्पस है भाई, इनका क्या आंसर है। तो इनका एक ही आंसर है। क्या आंसर है भाई, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी सबसेल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी सबसेल। तो हर एक एबनॉर्मल प्रॉब्लम के लिए, फॉर एवरी एबनॉर्मल प्रॉब्लम ऑफ सेकेंड पीरियड, अगर सेकेंड पीरियड के लिए कोई एबनॉर्मल रीजन है तो उसका आंसर है एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी सबसेल। लेकिन अगर हम 5th और 6th पीरियड की बात कर ले तो इसका आंसर है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये कहां पे भाई, अगर सेकेंड पीरियड के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है तो एबनॉर्मलिटी तुम्हारी समझ आ गई तो ठीक है, ना समझ आए तब भी आंसर है एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी सबसेल। और यही 5th और 6th के साथ भी है, तुम्हें समझ आ गई तो बात सही है, नहीं समझ आई तब एक ही आंसर है। आंसर क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसने क्या पूछा, उसने पूछा टंगस्टन की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट क्यों है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसने पूछा गोल्ड और प्लेटिनम इनर्ट के होते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसने पूछा हाफनियम और जिरकोनियम की साइज ऑलमोस्ट एक कैसे होती है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसने पूछा ऑस्मियम इतना डेंस क्यों होता है भाई, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कुछ भी पूछा हो आंसर क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये तरीका है। आखिर में तुम्हें ऑब्जेक्टिव के अंदर कहानियाँ तो लिखनी नहीं, तुम्हें उनमें से एक ऑप्शन पिकआउट करना है। तो जो ऑप्शन पिकआउट करना है वो क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आते हैं उस वाली पार्ट के अंदर जो साइकोलॉजिकल पार्ट होती है। साइकोलॉजिकल पार्ट में क्या है, अपन इस बात के ऊपर बहुत रोते रहते हैं कि भाई हमें ना इसमें मज़ा तो आ नहीं रहा, इसमें मज़ा तो आ नहीं रहा, लेकिन हमें फोर्स करा जा रहा है पढ़ने के लिए। भाई इसके अलावा भी कोई रास्ता है क्या मेडिकल निकालने के, अगर इसके अलावा कोई रास्ता है तो तुम वो कर सकते, नहीं कर सकते तो जो काम कर रहे हो उसे स्माइलिंग फेस के साथ करा करो। क्योंकि स्माइल क्या इंडिकेट करता है वो देखो, स्माइल ये इंडिकेट करता है कि भाई आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग होती तो अपन स्माइल नहीं करते, अगर स्माइल कर रहे हैं इट मीन्स आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई प्रॉब्लम। और एक बात देखो, अगर हम हज़ारों लोग, कई ऐसे लोगों के जिनका हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, अगर हम उनके फ़ोन नंबर याद रख सकते हैं तो इससे तो हमारी लाइफ बन रही है ना, इन चीज़ों से तो हमारी लाइफ बन रही। आप ना पढ़ाई इसलिए मत करो क्योंकि आपको मार्क्स लाने हैं, तुम इसलिए पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हें कुछ सीखना है। और जो लर्निंग है इट्स ऑलवेज ए प्रोसेस ऑफ फन, ठीक है।